नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कल से शुरू हो रही है नवरात्रि। प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है या शुरू करना है नया काम तो देर ना करें, क्योंकि बहुत खास है नवरात्रि के 9 दिन। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। जी हाँ, कल से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि और इस बार नवरात्रि में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। नवरात्रि का हर दिन आपके लिए मंगलकारी, शुभकारी और कल्याणकारी हो, इसके लिए पूरे नवरात्रि किस महामुहूर्त में करें घट स्थापना और मां अंबे की पूजा आराधना। साथ ही अगर आप नई प्रॉपर्टी, नया फ्लैट, नई गाड़ी या शादी की बातचीत करने जा रहे हैं तो इस नवरात्रि किस मुहूर्त में करें ये सारे काम, ये बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और आज नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में इस पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी के साथ पूरे नवरात्र आप बने रहिए और पाइए मां अंबे का महा आशीर्वाद। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411 और अपनी चर्चा की हम अब शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 11:24 तक है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। हस्त नक्षत्र शाम 4:24 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग सुबह 10:25 तक, इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। आज सर्वपितृ अमावस्या है। आज अमावस्या तिथि का श्राद्ध है और आज शनि अमावस्या भी है और आज सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण रात में 8:35 से लगेगा, जो 2:40 रात तक रहेगा। इसलिए इस ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में इसका कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:33 से 3 बजे तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल से ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इस नवरात्रि क्या है खास, कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है घट स्थापना। पंडित जी, नवरात्रि कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हर लोग शुभ काम करते हैं, लेकिन घट स्थापना की बात की जाए, मंगल मुहूर्त की बात की जाए तो कब से शुरू हो रहा है? मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं इसके बारे में। देखिए, कल नवरात्र का पहला दिन शुरू होगा। शारदीय नवरात्र की कल से शुरुआत है। इस बार नवरात्रि में कोई तिथि घट या बढ़ नहीं रही है, बल्कि 9 दिन का नवरात्र 9 दिनों में होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छा है। इस शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर सवार होकर के हो रहा है। यह एक शुभ संकेत है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माँ के वाहन हाथी को ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह माँ दुर्गा का प्रस्थान अगर रविवार या सोमवार को हो तो वह भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जो शुभ नहीं होता है। इससे देश में रोग और शोक की वृद्धि होती है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ आज रात 11:24 से हो रहा है, जो 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12:32 तक रहेगा। तो देखिए, घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सिर्फ 46 मिनट का है। घट स्थापना का जो मुहूर्त है मैं आपको बताना चाहूँगा, कल सुबह 11:44 से कल दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना आप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चित्रा और
वैधृति, चित्रा और वैधृति योग का जब तक संयोग रहेगा तब तक आप घट स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो वैधृति योग कल सुबह 10:25 तक रहेगा और चित्रा चाहे जब तक रहे, चित्रा को वैधृति जब छोड़ देगा तो घट स्थापना हो जाएगी। इसलिए 11:44 से 12:30 के बीच में आप घट स्थापना का सबसे उत्तम मुहूर्त मानिए और इसी का पालन करिए। इसके पहले एक ब्रह्म मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। ये ब्रह्म मुहूर्त कल सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 4:42 से 5:32 तक का है और संध्या मुहूर्त कल सुबह 5:07 से 6:22 तक है। चर लग्न मुहूर्त सुबह 7:48 से 9:14 तक है। लाभ लग्न मुहूर्त जो है सुबह 9:14 से 10:40 तक है। इसके बाद सिर्फ अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापना की जा सकती है, क्योंकि कल सुबह 10:40 से दोपहर 12:07 तक वार वेला है और कल दोपहर 12:07 से दोपहर 1:33 तक काल बेला है। इसलिए मैं सभी अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा पंडिताई के चक्कर में न उलझिए। 11:44 से 12:30 के बीच में आप अपने घरों में कलश स्थापना करें, जो आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे और भी बहुत कुछ पंडित जी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, कैसे कामकाज रहेंगे, सेहत रहेंगे, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है कि अगर आपकी मेष राशि है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और धनेश शुक्र इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहा है। मंगल और शुक्र की परस्पर स्नेहा दृष्टि इस बात का संकेत है कि न चाहते हुए भी आज आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। नियमित दिनचर्या से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और पंडित जी से जानेंगे नवरात्र में कैसे आपको क्या कुछ नियम करना है और क्या कुछ करना है। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है नवरात्र में हवन का खास महत्व होता है, तो इस बार की बात की जाए तो कब और कैसे, किस दिन हवन करना चाहिए? पहले तो अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि दुर्गा पूजन के अलावा किसी भी पूजन में, चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे गृह प्रवेश हो, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान दुर्गा पूजा को छोड़कर सब में अग्निवास देखा जाता है। अगर अग्नि का वास पृथ्वी पर है तभी हवन की जाती है, तभी अग्नि प्रकट की जाती है। लेकिन दुर्गा पूजा इस नियम का अपवाद है। दुर्गा पूजा में अग्निवास का विचार नहीं किया जाता है और अग्नि प्रज्वलित करके जब चाहें तब दुर्गा जी के हवन आप कर सकते हैं। तो 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है, 16 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है, 17 अक्टूबर को नवरात्रि का तीसरा दिन है, 18 अक्टूबर को नवरात्रि का चौथा दिन है। इसी तरह से 19 अक्टूबर को नवरात्रि का 5वां दिन है, 20 अक्टूबर को नवरात्रि का 6ठा दिन है। सरस्वती आवाहन का मुहूर्त सुबह 6:25 से सुबह 8:52 तक है और 21 अक्टूबर को नवरात्रि की सप्तमी और सरस्वती पूजा का जो मुहूर्त है सुबह 6:25 से सुबह 8:17 तक है। 22 अक्टूबर को नवरात्र की अष्टमी की संधि पूजा का मुहूर्त रात 7:34 से रात 8:22 तक है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि की नवमी के हवन करने का मुहूर्त सुबह 6:27 से शाम 5:44 तक है। 24 अक्टूबर को विजयदशमी है और दुर्गा जी का विसर्जन है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन। बताएं पंडित जी। चलिए, वृषभ राशि के जातकों को बता देना चाहता हूं कि आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय पंचम भाव में सूर्य और चंद्रमा के साथ विराजमान है।
पैसे की तंगी दूर हो जाएगी भाई। आपका हाथ टाइट है, लेकिन नवरात्र में आप माला माल हो जाएंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ भी होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। अपनों के साथ आपको कुछ समय बिताना चाहिए। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। आपको चाहिए कि आप किसी प्रकार के अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक अनुपमा अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ, मुझे मेरे पापा के लिए पूछना था। मेरे पापा का कोई जन्म तारीख, जन्म समय हमें पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि चैत्र में उनका जन्म हुआ था। मेरी जन्म तारीख 17/6/1985 है और समय है रात का 21:35 का और मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ। मेरे पापा ने सबके लिए बहुत किया है पंडित जी, और हम उनकी 3 बेटी और 1 बेटा था। बेटा अब नहीं रहा और 3 बेटियों के भी जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं और उनकी बहनों के भी शादीशुदा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रही है। और पापा ने बाहर भी बहुत सबके लिए बहुत कुछ किया है और सब पापा को बहुत इज्जत देते हैं, पर उनकी खुद की जो जमीन है वो फंसी हुई है और कुछ जायदाद ऐसी है वो भी नहीं मिल पाई। पैतृक जो है वो सब हमारे चाचा ने ले लिया और साथ साथ में मेरे पापा ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, पर आज तक समृद्धि होने के बावजूद भी खुद का घर नहीं बना पाए। अभी हम मेरे भाई ने जो घर बनवाया था उसके अंदर रह रहे हैं। तो कुछ उपाय बताइएगा कि उनकी लाइफ में थोड़ा जो कानूनी मुद्दे हैं उनमें और सब में कुछ सफलता मिले और थोड़ा शांति, उनको राहत मिले। जी देखो अनुपमा, ऐसा है बेटा कि आपके पिता भाव का स्वामी शनि है और उससे भाग्य भाव का स्वामी बुध है। दोनों का सदाष्टक योग चल रहा है। पिछले 6-7 साल से आपके पिताजी का मन बहुत विचलित रह रहा है। किसी काम में इनका मन नहीं लगता है और पहले की तरह इनका साहस और इनका धैर्य नहीं रह गया है। अब ये काफ़ी अपने आप को उदास और हारा हुआ मानते हैं। अगर आपके पिताजी 100 दिनों तक लगातार सायंकाल पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर और सुंदर कांड का पाठ करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन की शेष जिम्मेदारियों को ये अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। रही बात ये कि पिताजी ने लोगों के साथ भलाई की है तो बड़ी अच्छी बात है। उस भलाई का परिणाम अगर आप उस मनुष्य से चाहते हैं जिसके साथ भलाई हुई है तो फिर ये आपकी भूल है, क्योंकि भलाई आपने ईश्वर की सृष्टि के साथ की है और इसका परिणाम आपको ईश्वर को देना है और ईश्वर अच्छे कार्य का परिणाम अवश्य देता है। इसलिए मन में ये विश्वास रखना है कि अगर हमने अच्छा किया है तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। मनुष्य के कुछ करने से होता नहीं है, न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है। हम अपने भाग्य से ही सुखी और दुखी होते हैं। ये तो कहने की बात है कि अमुक आदमी ने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कर दिया, अमुक आदमी ने मेरे साथ ऐसा धोखा कर दिया। ये तो एक कहने की बात है, एक आरोप लगाने की बात है। लेकिन सही बात यह है कि न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भाता। अपना कर्म ही है जो हर प्रकार के सुख दुख का भोग कराता है। आप ये भी कह रही हैं कि हमारे पिताजी ने सबके साथ अच्छा काम किया है लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखिए बेटा, ऐसा है, ये प्रारब्ध है। जैसे आपके ऊपर 20 साल से कोई मुकदमा चल रहा है और 20 सालों में आपने ना कोई पाप किया है, ना कोई आपने बुरा काम किया है, ना कुछ आपने बुरा किया है, लेकिन सज़ा आपको हो जाती है उस 20 साल के मुकदमे में। तो आप क्या कहोगे कि 20 साल में तो मैंने एक रत्ती गलत नहीं किया, तो मुझे सज़ा क्यों मिल रही? भाई मुकदमा तो 20 साल पहले से चल रहा है ना, अपराध तो आपका 20 साल पहले का है ना। तो आपका जो प्रारब्ध रहा है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध जो रहा है, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा ना, और उस परिणाम को हंस करके भोगना ही बुद्धिमानी है। और जो आपने अच्छा किया है इसका आगे अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और पंडित जी कई सारे आपको उपाय बता रहे हैं कि क्या शुभ योग होता है। ये सब हम समझेंगे, सब जानेंगे, लेकिन उसके पहले लगातार हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं। नूतन हमारे साथ बिहार से जुड़ चुकी हैं। नूतन, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हमको 2 लड़का फ्यूचर के बारे जानना है और दोनों लड़का ग्रेजुएशन करके यूं ही घर में बैठा हुआ है, कुछ करना चाहता तो हो नहीं पाता, इसका फ्यूचर बताइए। और एक छोटा लड़का बाहर जाने वाला, उसका कैसा रहेगा? ये दोनों का सरकारी जॉब होगा कि नहीं होगा, प्राइवेट होगा क्या, फ्यूचर बताइए। और सब पंडित जी को बोलते तो बोलता है ये है वो है फलना है, इसलिए दोनों का बारे अच्छा से बताइए पंडित जी। और हम ऑपरेशन में करा के आए हैं, जो दर्द कष्ट से वो कष्ट दूर नहीं हुआ है, पेट में कष्ट है ही। और हम मेरा दान पुण्य का उपाय बताइएगा पंडित जी। देखिए, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो राहु के साथ गुरु चांडाल योग में अपने भाव से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। इसलिए आपके बच्चों के सरकारी नौकरी के योग तो कोई बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर इनके भविष्य की बात करें तो द्वितीय सप्तम के स्वामी मंगल और बुध हैं, जिनका द्वितीय द्वादश का संबंध है। अभी सन 2025 जनवरी तक इन लोगों का भाग्य बहुत सहायक नहीं है। 2025 जनवरी के बाद इन लोगों के भाग्य में सुधार की संभावना शुरू हो रही है। तब तक इन लोगों को चाहिए कि नित्य दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम 108 नाम जो दुर्गा जी के हैं उसका रोज पाठ करना चाहिए और दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र 24 बार बोलना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से इनका भविष्य अच्छा होगा। आपने जहाँ तक अपनी सेहत की बात की है तो इसके विषय में तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक सरसों के तेल का दिया जला दिया करिए और पीपल की 7 परिक्रमा कच्चे सूत को लपेटते हुए किया करिए। ये उपाय अगर आपने कुछ दिनों तक कर लिया, फिर आगे आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है लोग सालों इंतजार करते हैं इस पर कृपा पाने के लिए। कल की बात की जाए, कौन से ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि कल पहला दिन है, पहली पूजा है, और कौन से ऐसे शुभ काम करने चाहिए? देखो, ऐसा है, ये शक्ति के आराधना के 9 दिन है। कल से नवरात्रि शुरू है। ऐसे में कल नवरात्रि के पहले दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, इस दिन क्या करना होगा, तो ध्यान से सुनिए। 15 अक्टूबर को वैधृति और बुधादित्य योग बन रहा है। इस योग में सुबह 11 बजे से पहले किसी भी स्थिर कार्य की शुरुआत करना, नई पार्टनरशिप करना शुभ हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह की यात्रा नवरात्रि के पहले दिन इस योग में नहीं करना चाहिए। राजनीति से जुड़े कार्यों की शुरुआत भी इस दिन से करना शुभ होगा। 11 बजे के बाद विषकुंभ योग शुरू होने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को टाल देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक दिल्ली से तेजपाल जुड़ चुके हैं। तेजपाल, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार पंडित जी, मेरे 2 सवाल है जी। मेरी उम्र लगभग 53 वर्ष है। सोमवार के दिन अमावस्या का मेरे भविष्य के बारे में बताइए। और मेरी अच्छी जिंदगी नहीं चल रही है। और मेरा एक प्रश्न है, मेरा मोहित है लड़का, 14 दिसंबर 1995 में जन्म है, सुबह के 8:50 बृहस्पतिवार का। अच्छा जी, इनके शादी और इनकी नौकरी के बारे में बताइए। पहले तो मैं आपके बारे में बता दूं कि आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, जो बृहस्पति के साथ परस्पर सप्तम है। परस्पर सप्तम का मतलब प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि, ज्योतिष शास्त्र में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि। ना तो आपका वर्तमान ठीक चल रहा है, ना आपका भविष्य ठीक रहने वाला है। भविष्य में भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए आपको बहुत कठिन संघर्ष, बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आप अपने जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए कि अगर आप अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए, हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करिए। और ये उपाय इस लालच से मत करिए कि महीने 2 महीने में आपकी तकदीर बदल जाएगी। इस उपाय को अगर आप लगातार साल, 2 साल, 3 साल तक करते रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप इस दलदल से
निकल जाएंगे। जहाँ तक बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में शनिदेव स्थित हैं, तो बेटे का फ्यूचर अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मन के अनुकूल नौकरी मिलने में उसे भी जनवरी 2025 तक का समय लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल, कैसा आज उनका पूरा दिन बीतने वाला है, पंडित जी बताएं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि का स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहा है। एक तो उच्च का बुध है और ऐसी स्थिति में बुध अस्त है, तो आपको आमदनी का नया जरिया तो मिल सकता है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में अपने रुके हुए काम को आपको निपटा लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। जरूरत से ज़्यादा भावुक मत बनिए। बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, इस बार खास नवरात्रि पर आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, सब पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, एक सवाल मुझे लगता है हर लोग जानना चाहते हैं। चैत्र नवरात्रि भी आता है और कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है। गुप्त नवरात्रि के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका क्या महत्व है, उसमें कैसे नियम होते हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, 4 नवरात्रि होती है जी, जिसमें 2 प्रगट और 2 गुप्त। आश्विन का नवरात्र जो शारदीय नवरात्र है, ये सबसे श्रेष्ठ नवरात्र है जी। और दूसरे नंबर पर सारे नवरात्र आते हैं। ये जो नवरात्र कल से शुरू हो रहा है, ये दुर्गा उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। दूसरा नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक होता है जी। उस समय हिंदू संवत की शुरुआत उसी दिन से होती है। और तीसरा जो नवरात्र है वो माघ के महीने में होता है, शुक्ल पक्ष की परिवा से नवमी तक। और चौथा नवरात्र आषाढ़ महीने की प्रतिपदा से नवमी तक होता है। गुप्त नवरात्रों का दुर्गा साधकों के लिए बहुत महत्व है। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं और जो लोग केवल पर्व पर दुर्गा की उपासना करते हैं, उनके लिए तो ये दोनों नवरात्र सामान्य बात है जी। लेकिन जो लोग अहर्निश 24 घंटे दुर्गा की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करते हैं, नित्य हवन करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करते हैं, उन लोगों के लिए गुप्त नवरात्र जो है ये वरदान है। तो पंडित जी, गुप्त नवरात्र जो आप बता रहे हैं, तो क्या वो बिल्कुल निर्जला किया जाता है जैसा कि आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। फलाहारी भी किया जा सकता है। व्रत अगर आप न भी करें तो आप सुचिता पूर्वक भगवती की आराधना करते समय तक आप कुछ न खाएं पिएं, उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद आप खा पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत करना जरूरी है। जी जी। ठीक है ना। देखो, व्रत के मामले में भी अंजलि जो है समाज में बहुत मतलब एक तरह से ये है ना, व्रत का लोग मतलब समझते हैं उपवास, भूखे रहना। ये व्रत का मतलब होता ही नहीं है। व्रत का मतलब होता है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम, जो हमें नहीं देखना चाहिए उसे हम ना देखें, जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो हम ना बोलें, जो हमें नहीं सुनना चाहिए वो हम ना सुनें, जो हमें नहीं खाना चाहिए वो हम ना खाएं। इस तरह से जब हम इंद्रियों को मन के अधीन करते हैं, संयमित करते हैं, तो इसे कहते हैं व्रत। अब चाहे आप उपवास करके अपने इंद्रियों को शिथिल कर लीजिए और चाहे समझदार हैं तो ऐसे आप अपनी इंद्रियों को शिथिल कर लीजिए, मतलब एक ही। तो मतलब मन पर कंट्रोल करना ही उपवास कहा जाता है जी। तो वहीं देखिए, पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि उपवास का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं भूखे प्यासे रहें उसी को उपवास कहते हैं, लेकिन मन पर अगर आप कंट्रोल कर लें वो भी उपवास ही है। अब और कुछ जानेंगे पंडित से, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल, कैसा आज उनका पूरा दिन रहने वाला है, बताएं पंडित जी। देखिए, चंद्रमा की स्थिति आपके ठीक नहीं है। चंद्रमा इस समय आपका कन्या राशि में है। एक तो अस्त की स्थिति में है और दूसरे मिथुन के नवमांश में है, तो व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है।
कोई नया काम शुरू आज आपको नहीं करना चाहिए। बातचीत से घर के मामले सुलझा लेना चाहिए और अपनी माँ के सेहत का ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ का गुस्सा न करें। सुगंधित ताज़े फूल अपने घर में रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो इस नवरात्र में कब करनी है शादी की बातचीत, कब गाड़ी और गैजेट्स की करनी है खरीदारी जिससे मिले आपको फायदा ही फायदा, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की ये खास पेशकश। जय माता दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी में। कल से शुरू है शारदीय नवरात्रि और ऐसे में कैसे मिलेगी आपको मां अंबे की महाकृपा, ये सब बता रहे हैं आपको पंडित जी। पंडित जी, आपने पहले दिन की तो बात बता दी कि कैसे शुभ मुहूर्त है, क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन पूजा की बात करें, क्योंकि हर लोग सोचते हैं कि हर दिन माँ की जो कृपा है उन पर बरसे, तो उस दिन क्या शुभ योग बन रहे हैं, दूसरी बात क्या कुछ खरीदारी करनी चाहिए और कब संयोग बन रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से नवरात्र जो है अंजलि, वो शक्ति की साधना का दिन है। उसमें बहुत ज़्यादा सांसारिक कर्मों में नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवती की शरणागति में अपने आप को समर्पित करके और पूजा पाठ में लगना चाहिए। भोग विलास की तरफ दिमाग का आकर्षण नहीं जाना चाहिए। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो 16 अक्टूबर को शाम 7:35 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। 16 अक्टूबर को सुबह 10:04 के बाद प्रीत योग शुरू होगा। तो 16 अक्टूबर को प्रीत योग में विवाह के लिए बातचीत करना, विवाह से जुड़ी शॉपिंग करना, ये सब कार्य उत्तम माने जाएंगे। इस योग में किए गए कार्यों से हमेशा लाभ मिलेगा। किसी भी तरह का समझौता 16 अक्टूबर को नवरात्रि के दूसरे दिन प्रीत योग में करना शुभकारी होगा। और 16 अक्टूबर को गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप की खरीदारी करना भी आपके लिए शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आगे पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि तीसरे दिन नवरात्रि में आपको क्या कुछ खास करना होगा, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल, कैसा उनका पूरा दिन जाएगा। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है और आपके धन भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। लेकिन आपके पराक्रम स्थान में मंगल केतु के साथ हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी परिस्थिति होते हुए भी आय और व्यय में समन्वय बना रहेगा। ऑफिस में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। किसी से वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब बात कर लेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की। पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त तो माँ की उपासना ही बस करना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर बात की जाए तीसरे दिन की, तो कौन से ऐसे शुभ योग बन रहे हैं और क्या कुछ खरीदारी करना बेहतर होगा, क्या कुछ ऐसे शुभ काम करने चाहिए? देखिए, नवरात्र का जो तीसरा दिन है अर्थात 17 अक्टूबर को रवि योग के साथ साथ सुबह 9:22 तक प्रीत योग भी बना हुआ है और उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा। रवि योग में सोना खरीदिए, शादी की खरीदारी करिए। प्रीत योग 16 अक्टूबर को भी बन रहा है। ऐसे में इस योग में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दिया। अब नवरात्रि के तीसरे दिन 17 अक्टूबर को आयुष्मान योग भी बहुत शुभकारी है। आयुष्मान योग में शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। ऐसे में 17 अक्टूबर को कोई बड़ा फैसला, रसोई से जुड़ा सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल खरीदना आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछिए।
प्रशांत, आप अपने सवाल पूछिए। जी प्रशांत। वहीं हमारी एक दर्शक कल्पना पंजाब से जुड़ चुकी हैं। कल्पना, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते कल्पना जी। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ कुछ। जरा जोर से बोलिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। वो मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। 1 साल से उनकी जॉब चली गई है और हम काफी परेशान हैं। बीच में इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, काफी मेजर, जून के महीने में। हम काफी परेशानी में है पंडित जी। आप हमें बताइए कि क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और अब तो ये ठीक है पहले से, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये मतलब इनको जॉब मिलेगी तो कब तक मिलेगी, या कुछ अपना अगर हम कर सकते हैं तो। देखिए, ऐसा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके प्रश्न के आधार पर, आपके सप्तम भाव से दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की षष्ठाष्टक योग की स्थिति है। 30 अक्टूबर के बाद गाड़ी रास्ते पर चलनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। लेकिन इन नवरात्र के 9 दिनों में आपको चाहिए कि आप 9 दिन नवरात्र का व्रत करें और दुर्गा सप्तशती में अष्टोत्तर शतनाम जो दुर्गा जी का है उसका 100 पाठ पूरे नवरात्र में 9 दिन करें। और दुर्गा जी के चित्र के सामने या दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने घी का दिया तब तक जले जब तक आप पाठ करें। काजू किशमिश मिश्री का दुर्गा जी के लिए भोग लगाएं। लाल फूलों की माला दुर्गा जी के चित्र या मूर्ति पर चढ़ाएं। और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा के 108 नाम जो हैं उसका 100 पाठ रोज सुबह आप करना शुरू कर दें। 9 दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि ये नवरात्र का परम अवसर शायद आपके दुर्भाग्य को ही खत्म करने के लिए आ रहा है। इस समय का पूरा सदुपयोग करिए। और अगर दुर्भाग्यवश आप पूजा करने लायक न रहें तो अपने पति से कह दें वो आपकी ड्यूटी पूरा करें, 100 पाठ वो करें, तब भी उनको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपके करने से लाभ मिलता। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे और भी जानेंगे पंडित जी से कि मां अम्बे की कृपा आप पर कैसे बरसेगी, आप कैसे नियम से पूजा करें। लेकिन उसके पहले जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत। जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बुध तो अपने राशि में ही है और उच्च का है और दसम भाव का स्वामी भी बुध है। तो ऐसे में जो लोग मार्केटिंग से, सेल्स से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है। काम को लेकर के मन अशांत हो सकता है। आज आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग हर समय जिंदगी का रोना रोते रहते हैं, माने निगेटिविटी जिनके अंदर ज़्यादा भरी हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। और किसी भी तरह का नशा बिल्कुल ना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी दर्शक मुंबई से मीना जुड़ चुकी हैं। मीना, आप अपने सवाल लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए मीना जी। सर, मेरा गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। सर, मेरा नाम लीना है, LEENA। क्या नाम है आपका? लीना, LEENA। अच्छा, लीना। यस सर। बताओ क्या गुरु जानना जी, चाहते मेरा हैं? जन्म 10 अक्टूबर 1995 का है और समय है 11:58 AM। जी। गुरु जी, मेरी शादी की बात चलती है, बट मुझे कोई लड़का जल्दी जमता नहीं है। जैसा मैं चाह रही हूँ उस ढंग का लड़का का कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है। तो लीना जी, अभी आपके विवाह का संयोग 30 अक्टूबर 2023 के बाद बनना शुरू होगा। 30 अक्टूबर 2023 से 28 अप्रैल 2024 के बीच में आपका विवाह तय हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पति मेटल से जुड़ा हुआ, धातु से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करने वाला होगा, या तो वो फिर सरकारी नौकरी में होगा। इस 2 तरह के विवाह पर ही आपको ध्यान देना चाहिए।
और आपके विवाह का योग अब बन चुका है। 30 अक्टूबर से 28 अप्रैल के बीच में आपके विवाह का संयोग बना हुआ है। एक उपाय आपको बताना चाहूँगा, ये उपाय आप जरूर कर दीजिए। 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 किलो लाल मसूर, ये सारा सामान इकट्ठा करके किसी हनुमान मंदिर के पुजारी को मंगलवार के दिन आप दान दे दीजिए। इससे आपके विवाह में आ रही अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे नवरात्रि के चौथे, 5वें और 7वें दिन की। पंडित जी, आपने लगातार शुभ संयोग भी बना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं किस दिन क्या खरीदारी करना होगा। ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन एक और सवाल पंडित जी जो कि मेरे मन में भी है और मुझे लगता है कई और महिलाओं के मन में भी होगा, जो कामकाजी भी महिलाएं हैं। कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। कई लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नहीं कर पाते तो कैसे माँ की उपासना करें, क्या करें? आपने तो बताया कि उपासना का महत्व भी है कि आप बहुत सारी इच्छाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बार बताऊं। काशी में एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए जी, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए। सरस्वती जैसे उनके साथ रहती थी और पूरे भारत में उनके विद्वता का डंका बजता था। एक बार एक सम्मेलन में वो बोल रहे थे, मुझे भी सुनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे बारे में देश क्या सोचता है जी, लेकिन मुझे जो सम्मान मिलता है उससे मुझे लगता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ। लेकिन एक दिन मैं विंध्यवासिनी दर्शन करने गया था, विंध्याचल दर्शन करने गया था। वहां मैंने देखा एक 70 वर्ष का वृद्ध, जिसने आधी धोती पहन रखी थी, आधी धोती ओढ़ रखी थी, और जो श्याम वर्ण था, बूढ़ा था, जिसके चेहरे की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके माँ के खिड़की के सामने खड़ा होकर के और कह रहा था, माँ माँ, माई माई माई। मैं यही देखता रह गया कि इन दो शब्दों का जगत के किसी भी शब्दावली में कोई तोड़ नहीं है। सारा व्याकरण जाकर के इस दो शब्दों के सामने शरणागत हो जाता है, शरणागत हो जाता है। सारा व्याकरण, सारा ज्ञान, सारा विवेक इन दो शब्दों के सामने जाकर के शरणागत हो जाता है। तो कहने का आशय ये है जी कि माता की पूजा करने के लिए भाव चाहिए। माता क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी ने आज तक अपनी माँ को धन्यवाद किया कि माँ ने तुमने मुझे पराठा खिलाया, थैंक यू। माँ ने तुम्हें ये किया, माँ तुमने हमारे लिए नए कपड़े मंगवा दिया, थैंक यू। कभी आपने माँ के लिए थैंक यू किया? कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। और सुनिए, जब आपको 8 बजे निकलना है, माँ से खाना बनाने में देर हो जाए तो आप नाराज, अरे तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, देर कर दिया, देर। अच्छा ठीक है, आज गलती हो गई, कल सुबह ठीक समय पर बना दूंगी। ये माँ ही कर सकती है, दुनिया का कोई रिश्ता नहीं कर सकता। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। तुम्हारे अपराधों को जो पल पल पर करते हो, उसको माँ के अलावा कोई क्षमा करने वाला नहीं है। और ये दुर्गा माँ जगत की माता है। ये अपने बच्चों के अपराध को क्षण भर में क्षमा कर देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बहुत बड़े पंडित न हों, आप बहुत बड़े ज्ञानी न हों, आपको बहुत संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप केवल नवरात्र के 9 दिनों में अपने खान पान पर शुचिता बरतिए, सात्विक भोजन करिए, कम भोजन करिए, दिन में मत सोइए, हर समय केवल माँ 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 यही रट लगाइए, माई 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 माई। अगर 9 दिनों में असंभव से असंभव आपकी कामना पूरी न हो जाए तो आप कहिएगा कि ये ब्राह्मण कितना मिथ्यावादी है। लेकिन आप व्याकुल होकर के, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के लिए व्याकुल होकर के रोता है और आंसुओं की धारा निकलती है, उसी तरह से आप माँ के लिए व्याकुल होकर के
माँ माँ माई माई करिए और तब परिणाम आपको दिखाई देगा। विद्वानों को अगर माता प्राप्त होती ना तो संस्कृत पढ़े लिखे सब लोगों के घर में महालक्ष्मी जाकर बैठ जाती। भावुक और भावना प्रधान व्यक्ति जो होता है वो जैसे भी करता है उसको सफलता मिलती है। मैं आपको बताऊं, सन 2003 की घटना है। विंध्याचल में एक गेस्ट हाउस में हम भी रुके हुए थे, धर्मशाला है, खत्री धर्मशाला, उसमें हम भी रुके हुए थे और वहाँ ढेर सारे पंडित आकर के रुकते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। एक पंडित जी वहाँ पर ऐसे बैठते थे जैसे लोग इंडियन पोर्ट पे शौच में बैठते हैं, ना कोई आसन न कुछ, ऐसे ही वो बैठते थे और किताब रख करके अपने सामने कुछ पूजा नहीं करते थे। केवल एक चीज़ बोलते थे कि हे माई, खदेरू के बीबी को बेटा पैदा हो जाए, उन्होंने हमको 40 किलो चावल दिया है, 400 गो रुपया दिया है, एगो कपड़ा दिया है, तो उनको बेटा हो जाए। यही वो कहते थे, 3 घंटे 4 घंटे यही कहते थे। जब सब पंडितों को पता चला कि यही कहते हैं, सब उनको मजा लेते थे कि क्या पंडित जी खदेरू की बीबी को लड़का हुआ? हाँ बाबू, अभी वो पेट से है, खदेरू को ले आऊँगा। 2 अक्टूबर भी दो नवरात्रे बीते, तीसरे नवरात्रे में खदेरू की पत्नी आ गए बेटा लेकर। अरे उस ब्राह्मण को तो मंत्र भी नहीं पता था, केवल उसने हाथ जोड़कर माता के सामने नाक रगड़ा कि उनका कल्याण हो जाए, उन्हें पुत्र मिल जाए। मिल गया। ये मेरी आंखों देखी बात है। तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है माँ को रिझाने के लिए, भाव की आवश्यकता है। अपना देहाभिमान छोड़कर अपने पढ़ाई का, अपने विद्वता का गर्व त्याग कर माँ की शरणागति ले लो, माँ की शरणागति ले लो। माँ तो तुम्हें गोद में उठा लेगी यार, कहाँ देर लगने वाला है। जय माँ विंध्यवासिनी। यहाँ तो माँ को आप भाव से बस पुकारिए, माँ आप पर कृपा बरसाएंगी। पंडित जी, नवरात्रि की बात की जाए, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन और 7वें दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और क्या कुछ खरीदारी करने का उस दिन खास महत्व है? देखिए, 18 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, अमृत सिद्ध योग बना हुआ है और रवि योग बना हुआ है। नवरात्रि के चौथे दिन आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। ये सब आपके लिए शुभकारी होगा। इस दिन शादी के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं और अगर शादी के लिए कार्ड नहीं खरीदा है तो शादी के लिए इस दिन कार्ड भी खरीद सकते हैं। जो लोग खरीदना या बेचना चाहते हैं उनके लिए नवरात्र का 5वां दिन अच्छा होगा। 19 अक्टूबर को ज्येष्ठा नक्षत्र और पूर्णा तिथि का संयोग है। इस दिन प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त है। 20 अक्टूबर को रवि योग के साथ षष्ठी तिथि है और मूल नक्षत्र का योग है। इस दिन प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही शुभकारी होगा। औजार या मशीनरी खरीदने के लिए भी 20 अक्टूबर का दिन अच्छा है। 21 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। इस योग में निवेश करने या किसी नए कार्य की शुरुआत करने से 3 गुना लाभ मिलता है। हार्डवेयर का काम करने वाले भी इस दिन अपना काम जरूरी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन विवाह संबंधी कोई भी कार्य मत करिएगा। न रोका, न छेका, न रिंग सेरेमनी, कुछ मत करिएगा, क्योंकि त्रिपुष्कर योग में जो काम एक बार आप करते हैं 2 बार और करना होता है। तो शादी में अगर एक बार आप रिंग सेरेमनी कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 बार और करना पड़ेगा, तो ये तो बात अशुभ हो जाएगी ना। शादी में किसी लड़की की गोद भराई अगर आप कर रहे हैं और उसकी गोद भराई 2 बार और हो तो ये कौन सी अच्छी बात है। तो इसलिए त्रिपुष्कर योग में शादी विवाह से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का या गहने खरीदने के लिए ये दिन उत्तम माना जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी आपको लगातार उपाय बता रहे हैं और खास तौर पर आज पंडित जी ने एक खास बात ये भी बताई है कि आप जैसे भाव से पूजा करेंगे माँ की कृपा बनेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा नियम नहीं जानते तो माँ को बस दिल से पुकारिए। वहीं आप जान लेंगे तुला राशि का राशिफल, आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल और केतु हैं, बृहस्पति राहु की दृष्टि है। शॉपिंग पर पैसा खर्च हो सकता है। ऑफिस में बड़े फैसले आपको नहीं लेना चाहिए। धैर्य रखिए, बिगड़ते रिश्तों में भी सुधार होने की संभावना है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें।
किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक भोपाल से दीपा जुड़ चुकी हैं। दीपा, आप अपने सवाल पूछिए। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो दीपा जी। पंडित जी, मेरे पति आपको गुरु के रूप में देखते हैं और हमने आपके द्वारा बताए हुए बहुत सारे उपाय किए जिनसे हमें जीवन में बहुत सफलता मिली है। गुरुदेव, हमें आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, कृपया मार्गदर्शन करिए। देखो बेटा, हम तो ज्योतिषी हैं और ज्योतिषी जो है ना साधु होते हैं ना संत होते हैं। ज्योतिषी जो होते हैं वो गृहस्थ होते हैं और माया मोह में फंसे होते हैं। मैं माया मोह में खुद फंसा हूँ बेटा, तो आपको मुक्ति का रास्ता क्या बताऊँगा। वृंदावन में एक से एक संत हैं जिनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आपका जन्म जन्मांतर सुखी हो जाएगा। आपको वृंदावन में जा कर के किसी योग्य संत के चरणों में बैठ कर के 2-4 दिन सेवा करके उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे आपको दीक्षा लेना चाहिए। हमसे दीक्षा लेना न तो उचित है और न मुझे दीक्षा देना उचित है, क्योंकि ये ज्योतिष का कार्य ऐसा है कि न चाहते हुए भी सामने वाला निराश न हो, कुछ उसके सांत्वना के लिए भी बोलना पड़ता है। इसलिए ये कार्य बहुत अच्छा नहीं है। ज्योतिष का कार्य शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। तो आपके पति को माँ विंध्यवासिनी मार्गदर्शन करें और आप लोग वृंदावन की धरती पर, जहाँ कलयुग कभी नहीं जाता है, वहाँ जाकर किसी योग्य गुरु को अपना गुरु बना लें और उससे आपकी भवसागर की नैया पार हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि नए कारोबार में आपके भाई तेजी आएगी, क्योंकि आपके 10वें भाव में शुक्र है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। बाहरी खान पान से आपको बचना चाहिए। सोच समझकर निवेश करना चाहिए। फटे पुराने कपड़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं वडोदरा से विजय। विजय, आप अपने सवाल लीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए विजय बाबू। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उनका जन्म 16 अगस्त 2000 6:28 पे हुआ है जी। तो अभी वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के बारे में पूछना, उनका भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य तो मस्त है और बेटा भी अच्छा है। हर प्रकार का सद्गुण है, कोई उसके अंदर दुर्गुण नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद देखना कैसे वो चमकता है। हाँ, एक उपाय ज़रूर कहना चाहता हूँ। ये उपाय अगर करवा दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसको कहो कि वो रोज़ सुबह उठकर पहले सूर्य को जल दिया करे और सूर्य को जल देने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने पूजा स्थान में खड़े होकर 24 बार गायत्री मंत्र बोला करे और उसके बाद बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे, घी का दिया जलाकर। पक्का है कि वो जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहेगा वो लक्ष्य उसे मिलेगा। लेकिन अभी 23 साल की उम्र हुई है, इसका भाग्योदय 27वें वर्ष में है। अभी 4 साल तक सब्र करके और पथ पर बने रहने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज राशिफल क्या कहता है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र की एक खास पेशकश। जय माता दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है आज धनु राशि वालों का राशिफल, कैसा आज उनका पूरा दिन रहेगा, बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ इस समय 5वें भाव में गोचर कर रहा है और 3य भाव में शनि मूल त्रिकोण राशि का बन गया है और भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है। इसलिए पैसा अगर लगाना चाहते हैं शेयर में, कमोडिटी में, तो लगा सकते हैं। इससे धन लाभ आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऑफिस में जिसके आप अधीनस्थ काम करते हैं उससे वाद विवाद मत करिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। परिवार के साथ
किसी धार्मिक यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो निकलिए, मन शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेंगे मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखो, मकर राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव में गुरु राहु और दसम भाव में मंगल केतु और अष्टम भाव में शुक्र, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च होगा, ऐसा मुझे पूरा संकेत दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। दोस्तों के साथ आज घूमने भी जा सकते हैं। बदलता मौसम परेशानी का कारण बन सकता है। बिना सलाह लिए आपको कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए। सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कुंभ राशि का राशिफल भी जानेंगे, लेकिन पंडित जी एक सवाल और है। नवरात्रि कल से शुरुआत हो रहा है, जैसे कि बहुत लोग घर में कलश स्थापना भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो क्या उनके अलग नियम, अगर हम कलश की स्थापना करते हैं तो क्या बहुत खास नियमों के साथ करना चाहिए? मैं चाहूंगी कि थोड़ा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। बिल्कुल खास नियम है। अगर आप कल कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आज ही आपको एक आम के लकड़ी की चौकी अपने घर लाना चाहिए। आज ही आपको जो है लाल रंग का नया कपड़ा लाना चाहिए। ब्लाउज पीस खरीद लीजिए तो वो पर्याप्त होगा। और हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, धूप, दीप, कपूर, रोरी, सिंदूर, कलावा, चुनरी, ये सारी सामग्री, नारियल, आम के पल्लव, सारी वस्तुओं का इंतजाम पहले से कर लीजिए। और एक जो लकड़ी की चौकी होगी उस पर लाल कपड़ा बांध करके कलावे से, और उसके ऊपर अष्टदल कमल बना करके, या अगर आप विद्वान हैं तो गौरी तिलक मंडल बना करके, और उस पर एक तांबे के कलश में चावल भर करके, उसके ऊपर एक गरी के गोले में एक छोटी सी लोहे की कील लगा करके और नए लाल रंग के ब्लाउज पीस से उसको ऐसे कवर कीजिए कि वो पिरामिड जैसा लगने लगे। उसे कलश के ऊपर रख दीजिए। ये होगा आपका स्थापना कलश। और चौकी के ठीक नीचे मिट्टी में 7 प्रकार के अनाज आज ही भिगो दीजिएगा, 7 तरह का अनाज, ताकि कल सुबह आपको 10 बजे के बाद वो अनाज पानी निकाल करके और उसी बालू और मिट्टी में मिला करके उसको कलश के जगह पे रख करके और उस पर एक मिट्टी या तांबे का कलश रख करके जल से परिपूर्ण कर दीजिए। उस पर पंच पल्लव रख दीजिए। उस पर एक माटी का करवा रख करके उसमें चावल भर दीजिए और एक नारियल चुन्नी में लपेट करके रख दीजिए। ये स्थापना का क्रम है। अभी तो कल भी बताऊंगा, स्थापना से पहले ही कल पूरी बात बताऊंगा। आज समय अभाव के कारण हो सकता है न बता पाऊँ, कल पूरी बात बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो बहुत सारी आपको जानकारियां मिलेगी। कल भी पंडित जी आपको बहुत कुछ खास बताएंगे और हम लोग खास अम्बे की कृपा कैसे पाई जाए, पूरा आपको हर चीज विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन आप जान लेंगे कुंभ राशि का राशिफल, उनका कैसा पूरा दिन बीतने वाला है, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव हैं, शुक्र की पूरी दृष्टि है आमने सामने। लेकिन ये बात ऐसी है कि आपके व्यय भाव का स्वामी शनि अगर लग्न में है और शुक्र से दृष्टि है तो हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करें और कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। कर्ज ना लेंगे तो हो सकता है अपने क्रेडिट कार्ड को ही आप कुर्बान कर दें। हर काम बिना रुकावट पूरा होगा। पार्टनर के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। सिर में दर्द की समस्या हो सकती है भाई। जल्दबाजी में किसी भी फैसले से आपको बचना चाहिए। राह चलते किसी भी की मदद कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों से यही कहना चाहूँगा कि सूर्य, बुध और चंद्रमा की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कामकाज आपका अच्छा रहेगा। ऑफिस में अपना काम दूसरों पर न थोपें। बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता बढ़ेगी। अच्छा खान पान, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज़्यादा मनोरंजन में समय बर्बाद न करें। आज केले का दान जरूर करें।
शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज के हमारे कुंडली विजेता हैं मुंबई के रहने वाले रोशन यादव और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2000। वक्त है 1:23 PM और प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई महाराष्ट्र से है। पंडित जी, सवाल इनका ये है कि किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं जिससे इनको तरक्की मिलेगी। दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा है कि इनकी शादी कब होगी और इनकी जीवन संगनी कैसी रहेगी। देखिए, रोशन यादव का जन्म 1 जुलाई 2000 को 13:23 पर मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और इनकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह अस्त हैं। और इनकी कुंडली को अगर देखा जाए तो बुध और बृहस्पति दोनों को केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ है। बृहस्पति की महादशा चल रही है, दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। करियर के मामले में आपको व्यापार ही करना पड़ेगा। कुछ आप मतलब कि व्यवसाय कपड़े से रिलेटेड अगर करेंगे या जनरल स्टोर से रिलेटेड करेंगे, उसी में आपको फ़ायदा मिलेगी। आपके कुंडली में अधम योग बना हुआ है, अमावस्या के दिन का आपका जन्म है, जिसके कारण आप 100 रुपये की मेहनत करेंगे तो आपको 80 रुपये से ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। शुक्र ग्रह आपका अस्त है, ये विवाह में बहुत विलंब कराएगा। शुक्र ग्रह की बिना शांति के विवाह जल्दी संभव नहीं होगा। शुक्र ग्रह की शांति के लिए शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में करना चाहिए, या ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपको 72 दिन स्वयं करना चाहिए, तब आपके विवाह का संयोग बनेगा। विवाह में अभी विलंब है। तो नवरात्र की अष्टमी, नवमी और दशहरे पर क्या खरीदना होगा आपके लिए शुभकारी और मंगलकारी, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश। जय माता दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं नवरात्रि के अष्टमी, नवमी और दशहरे के। इन दिनों में किस दिन क्या खरीदना होगा आपके लिए शुभकारी, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। 22 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बना हुआ है। इस दिन आप गाड़ी खरीदने का मंगल मुहूर्त मान लीजिए। शाम 6:44 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होने के कारण कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा सकते हैं, ये शुभकारी होगा। 23 अक्टूबर को भी सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग है। इस दिन हर तरह की खरीदारी करना शुभकारी होगा। गाड़ी खरीदना बहुत शुभकारी होगा। 24 अक्टूबर को दशहरा है, रवि योग भी है और विजय मुहूर्त भी बनेगा। ऐसे में दशहरे के दिन आप महत्वपूर्ण काम, फैसले या खरीदारी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल से नवरात्रि की शुरुआत है और ऐसे में कल फिर नवरात्रि से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी। और तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।